Hello guys, let's continue our discussion upon graphs. ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होता क्या। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ग्राफ होता है उसके अंदर क्या होता है, वो एक प्लेन पे होता है। ठीक है, और तो उसके अंदर क्या होती है, डायरेक्शंस होती हैं। टोटल 4 होती हैं, जैसे मतलब यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे -x। ठीक है, पर उस चीज़ को हम अभी कंसिडर नहीं करें। हम बस बोलेंगे कि भी 2 लाइनें होती हैं। जो एक लाइन है उसको एब्सिसा, उसमें हम एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं और इसमें दूसरी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या करते हैं कि एब्सिसा पे तो टाइम ही रहता है, पर जो ऑर्डिनेट है वहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे हमारे पास अब की बार क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, और इसको हम लेके चलते हैं किसमें, मतलब जो टाइम की डायमेंशन रहेगी वही, सॉरी, टाइम की जो यूनिट रहेगी उसके हिसाब से। तो जैसे यहाँ पे अगर सेकंड होगा तो ये किस में होगा, मीटर में। और यहाँ पे अगर आवर होगा तो ये किस में होगा, किलोमीटर में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि फिर सेकंड में किलोमीटर में जाएगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उस टाइप से इस चीज़ को लेके नहीं चलते। तो जो हमारा सिस्टम होगा उसी के हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। तो हाँ, अब बात शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे 10 कर लेते हैं, 20, 30। ठीक है, और स्पीड उसी हिसाब से हम कर लेते हैं, 10, 20, 30। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि भाई जो 10 सेकंड थे उस पे हमने स्पीड काउंट की, तो स्पीड कितनी थी, 10 थी। जब मैंने 20 पे किया तब भी 10 थी, और जब मैंने 30 पे किया तब भी क्या थी, 10 ही थी। ठीक है, यानी कि स्पीड कैसी रही इस दौरान, सेम रही। और सेम रही इसका मतलब जो हमारी वेलोसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म। कैसे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी कि भाई वेलोसिटी विल बी सेम एट सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक तरह से वेलोसिटी तो क्या रहेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, कांस्टेंट इन द सेंस यानी कि ना तो घटेगी ना बढ़ेगी। यानी कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, इस तरह से रहेगी। ठीक है, तो ये मान के हम चलते हैं। यही इस ग्राफ में उसने बता रखा है। अब दूसरी चीज ये क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि हम इसको और इसको, इस एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो इस एरिया को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि भी जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात होती है तो उसमें स्लोप से हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एरिया देखिए क्या होगा, एरिया होगा ये वाली लेंथ, ठीक है, और ये वाली ब्रेथ। राइट, ठीक है, मतलब जो एक्स एक्सिस की लेंथ होगी यानी कि 30 माइनस 10, 20 सेकेंड, ये तो क्या होगी, लेंथ। और ब्रेथ कितनी होगी, 0, सॉरी 10 माइनस 0, 10 मीटर लगा लेते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ओके, और अगर इसका एरिया निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10 इंटू 20। जब 10 इंटू 20 करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 300। पर 300 क्या आएगा, अब जो इसकी यूनिट्स हैं उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, मीटर पर सेकंड था, इनटू में सेकंड और हो जाएगा, है ना। 10 का मीटर पर सेकंड और 20 का सेकंड। अब इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 300 मीटर, क्योंकि ये नीचे चला जाता है और मल्टीप्लाई में एस, तो एस से एस कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ गया, 300 मीटर आ गया। और
मीटर क्या होता है? हमारा डिस्टेंस होता है। समझ में आया? तो इस तरह से इस चीज को समझो कि भाई अगर हम इसका एरिया निकालते हैं, इसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, ठीक है? तो ये आपको बहुत काम आने वाला है, एरिया अंडर कर्व। ओके, सॉरी। तो इसको हम क्या लेके चलेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, कि ये ना सिर्फ हमें नेचर ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताता है, बल्कि ये भी बताता है कि भी इसका मतलब इसका एरिया अंडर कर्व हमें बताएगा कि भी डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसी चीज़ का यूज़ करके हम क्या करेंगे, आगे इक्वेशंस ड्राइव करेंगे, जो मोशन ऑफ इक्वेशंस है। अब ये तो क्या था, यूनिफॉर्म मोशन की बात थी, ठीक है? यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि भाई मतलब स्पीड सेम ही रह रही, हर टाइम 40 किलोमीटर पर आ रही, चाहे आप T1 लो चाहे T2 लो। पर अगले टाइम इसने क्या बता रखा है कि भाई एक टाइम 0 है, एक टाइम 2.5 है, एक बार 5.0 है, यानी कि कितने इंटरवल से बढ़ रहा है, 2.5 इंटरवल से बढ़ रहा है, 2.5 का इंटरवल बढ़ रहा है सब जगह, ठीक है? और टाइम, टाइम कैसे बढ़ रहा है, 9 2 नहीं 18, यानी 9 का इंटरवल हो रहा है, यानी हर 9 सेकंड में 2.5 किलोमीटर पर आवर ना, सॉरी, ये क्या कर रखा है, वेलोसिटी ऑफ कार 0, अच्छा ये किलोमीटर पर आवर उसमें दे रखी है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे टाइम दे रखा है 0 to 5, 5 to 10, ठीक है? तो टाइम हमारे पास, टाइम हमारे पास कितना है, 5, हर बार 5 सेकंड बढ़ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन का जो रेट है वो क्या है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हैं? पर सेकंड नहीं, सॉरी, डिवाइड बाय 5 भी होगा, तो क्या होगा, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि 5 सेकंड में इतना बढ़ रहा है 2.5, और 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा, डिवाइड बाय 5। समझ में आया? तो यहाँ पे स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा, और एरिया क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा, किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ओके, अब देखते हैं कि हमारे अगले आगे उसमें पेज में हमें क्या दे रखा है। तो जैसा इसने बता रखा है सॉरी, thus for all uniformly accelerated motion the velocity time graph is a straight line। तो इस चीज को आप अंडरलाइन करके रखें, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है? इस तरह से। और अगर हमारा जो मोशन है वो क्या हो, मतलब जीरो एक्सेलरेशन हो, यानी कि हमारी जो स्पीड हो वो क्या रहे, सेम रहे, तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है, किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है? ये सिग्निफिकेंस आ जाएंगे। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो है, तो लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर टाइम, टाइम एक्सिस, राइट? फिर अगर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वो क्या करेगा, या तो यूनिफॉर्म होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो जब यूनिफॉर्म की बात करें तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है? मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो लाइन कैसी होगी, इस तरह से कर्व बनाएगा, ठीक है? मतलब कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, पर सीधी लाइन नहीं बनेगी। ये कि अगर यहाँ पे लेके चलें तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। फिर यहाँ से यहाँ पे भी सीधी लाइन है, बट नीचे की तरफ इसका मतलब मेरा जो एक्सेलरेशन वो कैसा है, नेगेटिव है, यानी डी एक्सेलरेट हो रहा है। फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, यानी कि अगर पूरे कर्व को देखें तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनी ना, पूरा मतलब टेढ़ा मेढ़ा है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा, हमारा हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है? यहाँ पे लिखा है, ठीक है?
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर उसी तरह हम बात करते हैं कि डी एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें क्या होगा, स्पीड कम हो रही है पर यूनिफॉर्मली कम हो रही है। तो इसका मतलब लाइन तो सीधी बनेगी बट ऊपर से नीचे की तरफ बनेगी, ना कि नीचे से ऊपर। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड घट रही है, यानी कि हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। तो बस इतना फर्क है, और इन चीज़ों का आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। ये छोटा सा आपका मतलब नोट्स बन गया, ठीक। इस तरह से चीज़ें याद रखिए, ओके। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप इसको रिवाइंड करके सुनिए, तो आपको मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको लगता है नहीं समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी आगे देखते हैं कि यहाँ पे इसने क्या ले रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रखा है ये वाला, ठीक है। और इसका क्या निकाल रखा है उसने, एरिया निकाला है, किसका, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व किसका निकाला है, ए बी सी डी का सिर्फ, ओके। इस चीज को आप समझिए, पर एरिया अंडर कर्व में हम क्या लेके चलते हैं कि जो एरिया हमने मार्क किया है सिर्फ उतना ही, यानी कि ये जो शेडेड एरिया है इसकी बात कर रहा हूँ, और चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं। पहला तो क्या कि हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा, कैसा, ऐसे, ठीक है। या फिर हम दूसरा तरीका निकाल सकते हैं कि भाई हम क्या करें, पहले तो इस रेक्टेंगल का रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है ये, इसका एरिया निकालें, ठीक है। ए का मतलब ए का निकालेंगे और फिर बी का निकालेंगे, और दोनों को फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ओके। तो इसने वही काम कर रखा है। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि भाई ये वैल्यूज़ निकालेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल जैसे हमें डी ई डी निकालना है, तो ई डी कैसे निकालोगे, ई डी यहाँ पे मान लीजिए कितना है, 19 है, ठीक है। और यहाँ पे एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब एक बॉक्स, इसका मतलब कितना, कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। इस तरह से काउंट करते हैं। दैट्स वाई एक बॉक्स 2 के बराबर है, इसलिए 5 बॉक्स किसके बराबर हो गए, 10। तो यहाँ पे 20 हो गया, यानी कि इनके बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्स, हाँ सॉरी 10 बॉक्सेस हैं, ओके। तो यहाँ पे हम कौन से बॉक्स के ऊपर हैं, हम यहाँ पे 19वें बॉक्स पे, 19वें बॉक्स पे, यानी कि सॉरी 9, यानी 18, 18 है ये 18 है, और नीचे क्या है मेरा, 0। तो 0 से ओके हमें ऊपर जाना है, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे भी क्या हो गया कि भी 40 से 2 नीचे, यानी 38, और ये 36, यानी ई पॉइंट 36 पे है, ये 18 पे, यानी कि ये कितना हो गया, 18, 18 दूनी 36 होते हैं ना, ठीक है। तो बेस हो गया 18, और ये हम इसको क्या ले लेंगे, इसको ले लेंगे हम परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड। इसको एल्टीट्यूड लोगे तो इसकी डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यहाँ से और यहाँ से कितना लिया है, 20 - 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10, ओके। ये चीज़ आ गई। और उसी तरह इसका डिस्टेंस कितना होगा, 0 to 18, ये तो 18 पहले ही निकाल दिया था हमने, ओके। तो इस तरह से तुम इसका क्या निकाल सकते हो, पूरे का एरिया। पहले तो इसका निकालो, 10 × 18, 180, ये तो क्या गया इसका एरिया, ए बी सी डी का। और फिर ए डी ई का और निकाल दो, कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना 18, हाइट कितनी है 10, यही 10। तो 5 तो 18×5 = 90, यानी 180 + 90 270, ठीक है। और कितना होगा, ये मीटर होगा, ये ध्यान रखना, मीटर स्क्वायर नहीं। एरिया है वो बात सही है कि भाई मीटर स्क्वायर होना चाहिए, बट क्योंकि ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। तो जब इसकी डायमेंशंस मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आएगा, मीटर आएगा। मैंने आपको पीछे करके भी दिखाया था कि भाई वो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मीटर डिस्टेंस आता है ना। और अगर यहाँ पे अगर एरिया की बात होती तो यहाँ पे भी क्या होता है, लेंथ होती है, और यहाँ पे भी एक लेंथ होती है, यानी ये भी मीटर में होता है, ये भी मीटर में होता है। इसलिए ये क्या आया, मतलब ये मीटर स्क्वायर नहीं आया,
ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये बहुत काम आएंगी ये चीज़ें आपके, ठीक है। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है और उस तरह से भी आपको मतलब काफ़ी हेल्प करेगा। अब हम किस पे आते हैं, हम आते हैं हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस पे। सिंपल सी इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसका यूज क्यों करते हैं, पहली चीज तो ये वो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा, फिर इनके किस पे जाएंगे, सीधा डेरिवेशन पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity acceleration during motion and the distance covered by it. It is in a certain time interval by a set of equation known as the equation of motion। ठीक है, तो ये है असली कहानी कि अगर ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जो ये इक्वेशन की मोशन है ना, सॉरी, मोशन की इक्वेशंस है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कैसा है, यूनिफॉर्म है। इस चीज को कभी नहीं भूलिएगा, ये आपका आईआईटी का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक। कि जब आप मतलब एंगुलर मोशन की बात करते हैं तब उसमें क्या होता है, वो एक्सेलरेटेड होता है, इसलिए उसके थोड़े से जो इक्वेशंस होती हैं वो अलग होती हैं, ठीक। या फिर सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, ऑस्किलेशन ऑस्किलेटेड मोशन की बात करते हैं, या फिर एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं, तो उसमें कहानियाँ अलग हो जाती हैं। तो उसमें ये इक्वेशंस एग्जैक्ट यूज़ नहीं होती हैं, अलग अलग करनी पड़ती हैं, ठीक है, मतलब इनसे हट के कुछ चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती हैं कि भाई ग्राफिकली, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, कैसे हम उनको ड्राइव करते हैं, कि भाई हम क्या कहते हैं कि भाई जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या कहती है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो स्ट्रेट लाइन में ही हम मान के चलते हैं, मतलब जिगजैग ना जाए, जा ही नहीं सकता जिगजैग में, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो, ठीक है। तो उसका जो मोशन होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उसकी जो इक्वेशन मतलब उसकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बीच में रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगी, स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस, या फिर एस, डिस्टेंस कवर्ड। इनके बीच में क्या बना सकते हैं, तीन इक्वेशंस बना सकते हैं, और ये इक्वेशंस ही हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और अब इनको ड्राइव करना है हमें कि भाई ये वाली इक्वेशन कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है। तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी है वो कौन सी दी है, v इज इक्वल यू प्लस ए टी, ठीक है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन को प्रूफ कीजिए, तो आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो इसके आगे आप लिख लीजिए कि इसको क्या क्या और क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। आई होप आपको ध्यान रहेगा और आप साथ के साथ नोट्स बना भी रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल सी बात है। हम क्या लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, ये ग्राफ है, तो ए पॉइंट पे उसकी कुछ वेलोसिटी है जो कि हम क्या मान के चलते हैं, यू, यानी कि इनिशियल, और बी पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी जो कि क्या है, वी, ठीक है। तो वी वेलोसिटी होगी। अब हमें क्या बताया कि भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन काउंट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसे काउंट करेंगे, या फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि ये अगर हम इसका स्लोप काउंट करते हैं, ठीक है, तो उसका टेंजेंट क्या कहलाता है, हमारा एक्सेलरेशन कहलाएगा। डिस्टेंस टाइम के केस में वो क्या कहलाता था, वेलोसिटी कहलाता था, ठीक है, याद होगा आपको। तो यहाँ पे हम इन दोनों की, इन दोनों से इससे क्या निकालेंगे, हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो एक्सेलरेशन है, जो v माइनस यू होगा, या फिर हम क्या बात करेंगे भाई, जो हमारा बी डी होगा, ठीक है, और हमारा जो ओ सी होगा, उसको अगर हम काउंट करें,
ये tan थीटा ही हो गया कि तुम्हारा क्या हो गया, ये BD क्या हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, और OC तुम्हारा बेस हो गया, राइट। तो BD मेरा कितना है, P माइनस यू, ठीक, और OC कितना है, T2 माइनस टी। अब ये चीज़ हमने पहले कहीं देखी है, जरूर देखी है, कि ये क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है ना। मैंने आपको बताया भी था कि उस चीज़ को आप याद रखिएगा, आगे काम आएगा। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा क्या कर लें, चेंज कर लें, तो ये इसको मैं टी मान लेता हूँ पूरे को, क्योंकि कुछ घटा के क्या आएगा, टी आएगा, और ए इंटू टी हो जाएगा, ठीक। और वी को यहीं रखते हैं, यू को उधर ले जाते हैं, यू प्लस ए टी हो जाएगा। तो मेरी इक्वेशन आ गई, है ना। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन प्रूफ हो गया। आपको एग्जाम में क्या करना है, पहली चीज़ तो ये ग्राफ बनाना है, ठीक है, और फिर सीधा ये चीज़ें लिख के आप ख़त्म कीजिए, ठीक है। ज़्यादा मतलब उसमें मत पड़िए कि भाई एक्सप्लेन करना कि ये लाइट, ये दिस वो दिस, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इतना लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ओके। सो अपने आप को ज़्यादा तंग मत कीजिए इस मामले में, ठीक। ये वाले क्वेश्चन आप, मैं चाहूँगा कि आप खुद से करें, और अगर नहीं आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं फिर आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगली इक्वेशन। तो अगली इक्वेशन का नाम क्या है, अगली इक्वेशन का नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। पोजीशन टाइम रिलेशन, उसको कैसे प्रूफ करेंगे। पहली चीज तो हमारी इक्वेशन हम लिखेंगे S इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम, पोजीशन टाइम इक्वेशन, ठीक है। या फिर रिलेशन, जो भी आपको सही लगे, मतलब नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इस बारे में पता हो, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। इसको भी हम अपने प्रीवियस, जैसे हमने मतलब उसका एरिया निकाला था कैसा, ट्रेपेजियम मान के, मतलब हमने उस केस में तो उसको वैसे माना था, ट्रेपेजियम नहीं माना, ट्रेपेजियम माना था, और फिर बाद में अलग अलग उसके एरिया निकाले थे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला था और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था। तो पिछले वाले केस में भी वैसे ही, ठीक। तो पिछले वाले केस में हमारे पास जो हमारा एरिया आएगा वो क्या आएगा, ओ ए प्लस, सॉरी ये चीज़ नहीं आएगी, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ये चीज़ ओ ए प्लस ओ ए इंटू ओ सी, तो हमारे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, तो ओ सी एंड ओ ए, ठीक है। इसका एरिया आ जाएगा, फिर इसका एरिया क्या होगा, ए डी, ठीक है, परपेंडिकुलर, देन बेस बी डी, ठीक है, उसका हाफ, ओके। यही चीज़ उसने आगे दे रखी है, सॉरी, ठीक है, ए डी इंटू बी डी और उसका हाफ, ठीक। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ये चीज़ कैसे आई, कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ओ ए और ओ सी लेते हैं। तो ओ ए कितना है मेरा, यू, और ओ सी कितना है मेरा, टी, टाइम, राइट। तो यू टी तो आ गया, अब क्या बच गया, हाफ ए टी स्क्वायर बच गया। तो हाफ ए टी कैसे आएगा, ये हमारा देखने की चीज़ है। तो पहली चीज़ तो हम क्या लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे। ये डिस्टेंस कितना है हमारा, टी है ना। और ये डिस्टेंस कितना है मेरा, बी डी। तो बी डी कितना है मेरा, बी माइनस यू है, ठीक है। अब बोलोगे ए तो नहीं आया, अब ए यहाँ से आएगा, क्योंकि बी माइनस यू क्या होता है, ए टी, ठीक है। तो यू ए टी प्लस हाफ वी माइनस यू की जगह पे हम क्या लिख देंगे,
80 लिखते हैं, तो मेरे पास आ गया फाइनल यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एरिया जो इसके कर्व के नीचे का एरिया है वो क्या क्या होता है डिस्टेंस के बराबर होता है, राइट। ठीक है, तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब तीसरी इक्वेशन है ये तो सेकंड थी, तो इसको आप उतार लीजिए। बस यही चीजें करनी है कि भाई हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है कि भाई एरिया ऑफ किसका, इस ट्रेपेजियम का किस तरह से निकाल रहे हैं हम, पहले इस एरिया को ऐड कर रहे हैं फिर इस एरिया को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और टोटल एरिया क्या आएगा, एरिया अंडर कर्व आएगा, जो कि किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। फिर हम सीधा ये इक्वेशन छापेंगे पहले लिखने के बाद कि भाई इसका एरिया होगा ए ओ इंटू ओ सी, और फिर इसका एरिया होगा ए डी इंटू बी डी इंटू हाफ, या फिर पहले हाफ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर इन सब की वैल्यूज लिख के हम इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर हमारे पास आता है फाइनल इक्वेशन, जो कि क्या है मेरे पास, इक्वेशन फॉर पोजीशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या थी, पोजीशन टाइम थी, उससे पहले क्या थी, स्पीड टाइम थी, स्पीड टाइम थी, पोजीशन टाइम वाली ये थी। ठीक, दूसरी वाली क्या थी पहले, एक सेकंड, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। ओके, वेलोसिटी टाइम थी, ये वाली पोजीशन टाइम है, और ये वाली पोजीशन वेलोसिटी। ठीक तो थर्ड इक्वेशन उसकी बात कर लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन मेरी क्या कहती है कि जो मेरा वी स्क्वेयर है वो होगा यू स्क्वेयर प्लस 2as होगा। ठीक है, ये कहता है। अब इसको निकालने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे हमने बात किया था कि भाई जो हमारा ट्रिपेजियम है ओ ए बी सी, उसके अंदर देखो ट्रिपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी ट्रिपेजियम के एरिया का, तो हमने पढ़ा है क्या, सम ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, इनटू एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो मान लो कि तुम्हारा ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो चाहे ये लाइन लगा लो। ठीक है, ये ओके, ये क्या हो जाएगा, इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा, और सम ऑफ पैरेलल लाइन यानी कि ये प्लस में ये लेंथ। ठीक, तो वही चीज़ वहाँ पे करनी है वहाँ पे सम क्या होगा, ओ ए प्लस बी सी होगा। ठीक है, अगर आपके पास आपकी बुक है तो उसको प्लीज़ आप ओपन करके चेक कीजिए। तो ओ ए प्लस बी सी होगा इंटू ओ सी होगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ, चलो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ओके सॉरी, पैरेलल लाइंस कौन सी इसमें, ओ ए प्लस में बी सी। ठीक है, ये वाली चीज़, और पैरेललोग्राम ऐसे बन जाएगा, ओ ए बी और सी। ठीक है, तो बी सी निकाल सकते हैं, बी सी कितना होगा हमारा, टी, सॉरी टी नहीं, वी हो जाएगा, है ना, बी सी तो, और ओ ए कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा, है ना। तो यू प्लस वी हो गया पहला पार्ट, तो पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा यू, और ये मेरा क्या हो जाएगा वी, है ना, यही चीज़ तो हो इनटू, इनटू में क्या होगा, ये हाइट क्या होगी, ये वाला चीज़, तो ये कितना है मेरा टाइम, टाइम है, राइट। ठीक है, और अपॉन 2, और क्योंकि ये एरिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू,
हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कहाँ से, अपनी फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या चीज़ देखी थी कि हमारा जो ए होता है वो क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। ठीक है, तो टी अगर मैं लेके जाऊं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे कि टी को इधर ले आया, ए को उधर ले गया। ठीक है, तो टी बाई ए हो जाएगा, सॉरी टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। यानी टी की जगह मैं ये पूरी वैल्यू रख सकता हूँ। ओके, और अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है वो हम देखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ v प्लस में u और v माइनस यू अपॉन ए टू टू। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब इसको भी थोड़ा सीधा लिख लेते हैं हम, तो थोड़ा सा सही रहेगा। कि इसको भी मैं क्या कर लूँ, v प्लस यू कर लूँ। ठीक है, अब क्या बन गया, अब ये देखिए ये वाला एक फॉर्मूला बना किसका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, और ये नीचे 2a। यहाँ पे क्या था, मेरे पास s था, तो यहाँ पे जब s के पास 2a जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी, या फिर इसको मैं थोड़ा सा उल्टा लिख लूँ कि इसको पहले लिख लूँ और इसको बाद में लिख लूँ। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई कौन सी, थर्ड वाली। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं, और प्लीज़ आप इसे उतार लीजिए, जैसे मैंने मतलब लिखा वैसे ही आप उतार लीजिए। ओके, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप पूरा देख पाएँ। ठीक, बहुत ही सिंपल। तो हमारी तीन इक्वेशंस हो गई, और इसी के साथ मतलब ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचता है जो कि क्या है, सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, पर सर्कुलर मोशन से पहले जैसा कि अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो मेरे पास क्वेश्चन है ये वाला। एग्जांपल 8.5, a train starting from rest attain a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assume that the acceleration is uniform. ठीक है, तो देखिए इसने पहले ही बोल दिया कि हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। ठीक है, यानी कि हम इसमें इक्वेशन मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अब क्वेश्चन देखिए कि ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि मेरे पास u कितना है, 0। ठीक है, और फिर क्या करती है, स्पीड पकड़ती है। ठीक है, पर स्पीड पकड़ने ऐसी थोड़ी खड़ी खड़ी पकड़ लेगी। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और फिर एक स्पीड पे पहुंच जाएगी कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर। पर हम इसको किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड, यानी 18 चौक 75 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ठीक, तो इनिशियल 0 है, फाइनल क्या है मेरी 20 मीटर पर सेकेंड। इसको आप 4 मानिए, यूं मत मानिएगा। ओके, फिर हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। और टाइम कितना लिया है इसने, टाइम इसने लिया है 5 मिनट्स, यानी कि 5 इंटू 60 यानी 300 सेकेंड्स। ओके, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, सिंपल है। कितना, 20/300, यानी कि 6 7 इस टाइप से हो जाएगा। 6 × 18 6 × 18 इस तरह से मीटर
और इतना भी नहीं, एक ज़ीरो और आएगी क्योंकि ये वाली ज़ीरो भी था ना हमारे पास। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद हमसे क्या पूछा उसने, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये चीज़ें हो ना तो फिर ये वाला लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा इतना ही लिखते हैं, 20/300, और फिर इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर ज़्यादा आसानी रहेगी कि हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। अब मुझे डिस्टेंस के लिए पता है कि भाई क्या कर सकता हूँ मैं, SUT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों चूज़ किया, ये चीज़ है क्योंकि मतलब एस तो उसमें भी है, तीसरी इक्वेशन में भी, और उससे निकल भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे उससे भी निकाल सकते हैं, पर ये थोड़ा सिंपल पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म तो क्या होगी, ज़ीरो होगी, है ना। कैसे ज़ीरो होगी कि हमारे पास u कितना है, ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया। फिर मेरे पास क्या है, हाफ, और a मैं कितना लेके चलता हूँ, 2/30। इसको मैं हटा देता हूँ, 2/30, और टाइम कितना है मेरे पास, 300 सेकेंड है, तो 300 गुना 300, तो 31 से 30 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास कितना आया, एक जीरो बची हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसका ध्यान रखना, यानी कि 3 किलोमीटर आ जाएगा, यानी 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, कितना, ये स्पीड अटेन करने के लिए। ठीक है, देखते हैं यही है या फिर कुछ और। जी, सही है। मतलब उसने 3 किलोमीटर क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि हम क्या करें, ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि क्या कर रही है कि इनिशियली है, फाइनली है, और कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। ठीक है, अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि भी सेम चीज़, कि भी पहले तो हमने क्या कर लिया, एक्सेलरेशन काउंट कर लिया, तो एक्सेलरेशन अब की बार हमारे पास कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला आराम से यूज़ कर सकते हैं। कौन सा, 18, मतलब सॉरी, V² - U², ठीक, 2AS वाला, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। ठीक है, V² और U² करना है तो एक बार जोड़ देना है इन दोनों को, एक बार घटा देंगे, जोड़ देंगे तो कुछ आएगा और घटा देंगे तो कुछ आएगा। बाकी हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5 और 10 आ जाएगा। ठीक है, एक बार जोड़ दें, एक बार घटा दें, क्योंकि U² - V² क्या होगा, V² - U², V प्लस यू इंटू V - U, तो V प्लस यू ऐड करेंगे तो 15, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, तो 25। ए तो अपना वन था ही। ठीक है, तो एस कितना हो गया, /2। ठीक, एक सेकंड देखते हैं, मैंने कुछ गलती कर दी। ओके, हाँ, सॉरी, 5 और 15, 15×5 = 75। यही गलती कर दी, 75 होगा। ठीक है, राइट। अब देखते हैं इसने क्या कर रखा है। एग्जैक्टली, ठीक है, सेम चीज़ कर रखी है। हाँ, पर इसने इक्वेशन ये यूज़ कर दी। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, पर आंसर सेम ही आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड आ गया था। ठीक है, और 75 को अगर डिवाइड करेंगे तब इतना आ जाएगा। क्यों, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 37.5 ही आएगा, इसका डबल करेंगे तो आपके पास 75 आ जाएगा ना, क्योंकि 37×2 = 74, और हाफ ये है तो हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। ठीक, तो उससे भी आंसर निकला है। ठीक है, तो पर उसमें हमारे पास प्लस पॉइंट क्या था कि हमारे पास 1 था। ठीक है, टाइम को स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो बस ये प्रॉब्लम, मतलब हमने चीज़ें क्या कर ली, थोड़ी सी सिंपल कर ली।
अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, द ब्रेक अप्लाइड। यहाँ पे चीज़ क्या होगी, जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है। टाइम 2 सेकंड लिया और फाइनल वेलोसिटी 0। तो कहता क्या है कि भी मतलब मान लो कि कुछ स्पीड थी और फिर फाइनल वेलोसिटी उसने क्या कर ली, 0 कर ली। ठीक है। तो पूछ रहा है कि भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, हमारे इस फॉर्मूले कि फाइनल कितनी है, 0। इनिशियल मुझे पता नहीं, पर हाँ एक्सेलरेशन 6 था और 2 सेकंड का टाइम लिया, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी आ गई 12। अब वो पूछेगा कि भी उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस हम इस इक्वेशन से दोबारा निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने ले ली यहाँ पे, एक्सेलरेशन, अच्छा हाँ एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है। इसने दे ही रखा है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो टी स्क्वायर टाइम दे रखा है 2, तो 4 कर लेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4। तो ये हमारे पास आ जाएगी, जो कि हमें क्या दे रहा है कि भाई हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 12 मीटर का होगा। ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार रिमाइंड करके इसे ज़रूर पढ़ें, मतलब सुने, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं। ठीक। फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चंस मैं दोबारा चाहूँगा कि भी आप अपने आप से करें, और अगर क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको फिर इसका सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। ठीक है। इसमें देख लीजिए क्या है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि 0 इनिशियल वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन यहाँ पे दे रखा है और 2 मिनट्स। तो हमें क्या बताना है, स्पीड एक्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो v बताना है, u दे रखा है 0 है। ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाएगा ये, तो कि v क्या हो जाएगा, a इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि u कितना है, 0 है, स्टार्टिंग से गया, तो बस ये सिंपल हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 2 मिनट्स है। ठीक है, तो इसको सेकंड्स में करोगे तो 120, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक। फिर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सिंपल है। ठीक। तो अगला टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे पहली चीज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में इसने क्या बता रखा है कि भी हमारा जो एक्सेलरेशन है ये वाला, वो कोई भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी में आता है तो 2 तरीके से आ सकता है। पहली चीज तो क्या, कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो। मैग्नीट्यूड बोले तो, मैग्नीट्यूड चेंज हो तो फॉर जैसे मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी, और डायरेक्शन ये वाली। तो चलो डायरेक्शन ये है, पर अब क्या हो गया कि डायरेक्शन ये हो गया, स्पीड सेम ही है, पर वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि अब ये इस डायरेक्शन में नहीं है। अब जैसे मैंने बताया था कि अगर ये उल्टे डायरेक्शन में होती तो ये नेगेटिव होती, और इसमें क्या है, हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। तो ओके, तो अगर ये वाला भी कुछ डायरेक्शन अलग ही हुआ ना, ये वाला तो नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन को जब हमने चेंज किया तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो गई, और इस डायरेक्शन को अगर हम बार बार चेंज करते रहें तो फिर आखिरी में ये क्या कर रहा है, एक लूप बना रहा है। तो इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, या फिर हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या था, डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यानी हर जगह पे डायरेक्शन अलग है, तो यानी कि वेलोसिटी भी अलग है। ठीक, तो ये है यहाँ पे कहने का मतलब। पर हाँ, लूप क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तब वो क्या बन जाएगा, सर्कुलर या फिर क्लोज मोशन हो जाएगा। ठीक है। यही चीजें हमने पीछे भी देखी है कि मतलब वो बंद खेत में घूम रहा है, मतलब दौड़ रहा है उसकी बाउंड्रीज के। ठीक। तो ये रेक्टेंगुलर ट्रैक है, हेक्सागोनल ट्रैक है, ऑक्टागोनल ट्रैक है। अब सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि घड़ी की सुई है। ठीक है, तो घड़ी की सुई क्या करती है, गोल गोल घूमती है ना, तो वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल। ठीक, या फिर हम क्या कर रहे हैं, एक क्लोज पाथ में घूम रहे हैं। ठीक। पर स्पीड सेम होनी चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें कि हमारी स्पीड चेंज नहीं हो। ठीक, यानी 5 मीटर पर सेकेंड है तो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहे, तब ये सर्कुलर मोशन होगा। अदरवाइज तो क्या होगा, वो मतलब एक्सेलरेटेड मोशन होगा, कुछ अलग ही टाइप का क्लोज मोशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि भी यहाँ पे जब हम उसकी क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, तो
उसके लिए हम थोड़ी अलग चीज़ यूज़ करते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, सर्कुलर मोशन, इसका सरकमफेरेंस पता करना पड़ेगा। ठीक है, सरकमफेरेंस बोले तो इसकी 2πr, तो मान लेते हैं कि इसकी रेडियस कितनी है, r। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा कंप्लीट एक सर्कल, वो कितना हो जाएगा आपका 2πr हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ इसने बता रखी है कि भी हम क्या लेके चलते हैं कि डिस्टेंस है मेरा 2πr और टाइम मैंने लिया है t, तो मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी निकल आएगी किसकी, सर्कुलर वेलोसिटी में। ठीक है, सर्कुलर पाथ में, तो स्पीड हमारी निकल आएगी। ओके, बस इतनी सी कहानी। फिर इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। When an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। ये डेफिनेशन याद रखना है आपको। ठीक है, कि डेफिनेशन क्या है सर्कुलर मोशन की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ये। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि स्पीड अलग अलग होगी, बस इतना सा फर्क। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि मतलब आपने देखा होगा कि भी जो एथलीट्स होते हैं वो डिस्कस थ्रो करते हैं या फिर हैमर थ्रो करते हैं। हैमर थ्रो कैसे, कि मतलब हाथ में ऐसे एक बड़ा सा गोला होता है, उससे एक वायर अटैच होती है, उसको पकड़ के दोनों हाथ से, अब ये तो मतलब एक पत्थर घुमा रहा है तो एक हाथ से घूम गया, पर वो थोड़ा बड़ा मतलब गोला होता है लोहे का, तो उसको गोल ऐसे ऐसे घुमा के और फिर छोड़ देता है। पर जैसे मैंने बताया कि भाई ये तो सर्कुलर मोशन है, तो वो गोल क्यों नहीं घूमता, वो बाहर क्यों चला जाता है, तो उसके पीछे क्या है, एक मतलब फिजिक्स है उसके पीछे भी। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या एक फिजिकल फिनोमेना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है, यानी हमारा जो एक तरह से वायर है जो कि उससे जुड़ा हुआ है, किससे, गोले से। ये आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या कीजिए कि मतलब एक पत्थर या फिर कुछ भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, या फिर जो बॉल होती है उसके अंदर आप एक धागा पिरो दीजिए। ठीक है, और फिर उसको हाथ से घुमाइए। अब हाथ से घुमाएंगे तो क्या होगा, अगर आप उससे थोड़ा सा जोर लगा के नहीं घुमाएंगे तो क्या होगा, वो आपके हाथ के ही लग जाएगी आगे। ठीक है, या फिर आपके बॉडी पार्ट पे लगेगी कहीं पे भी, कि भी अगर आपका वायर थोड़ा सा बड़ा है, स्ट्रिंग बड़ा है तो। पर अगर आप उसे थोड़ा सा खींच के घुमाएंगे तब क्या होगा, वो आपके चारों तरफ ऐसे घूमेगा, जैसे इस लड़के के चारों तरफ ये घूम रहा है। पर जैसे ही आपने थोड़ा सा भी फोर्स कम किया, ठीक है, मतलब दम लगाना कम किया, तो क्या होगा, ये आके इसको हिट कर सकता है। ठीक है, और अगर आपने थोड़ा ज़्यादा इस पे जोर लगाया तो उससे क्या होगा कि, और मतलब मान लीजिए ज़्यादा जोर लगाया और आपका जो स्ट्रिंग है वो कैसा है, ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो क्या होगा, वो टूट के गिर जाएगा, है ना। तो टूट के बाहर भाग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे फोर्स काम करते हैं। तो दो फोर्स काम करेंगे, एक फोर्स तो क्या करेगा, इसको अंदर रखेगा यानी कि बाहर नहीं जाने देगा, और दूसरा फोर्स क्या करेगा, इसको बाहर रखेगा यानी अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, इन फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स होगा हमारा सेंट्रीपिटल और ये क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, बाहर की तरफ रखेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी एक बार हम लास्ट में देख लेते हैं कि भाई इसकी समरी कैसी है। ठीक है, कोई भी चैप्टर खत्म करने के बाद उसकी समरी जरूर पढ़ें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास समरी में क्या है, द मोशन इज a change of position, it can be described in terms of the distance moved or the displacement। ठीक है, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें रेफरेंस पॉइंट को नहीं भूलना है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है याद रखना। फिर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट और चेंजिंग। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है। यहाँ पे हमें क्या लेके चलना है, हमें लेके चलना है डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, कि भी डिस्टेंस अगर अलग है या फिर टाइम अगर अलग अलग है या फिर दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज यूनिफॉर्म होगा। उसी तरह द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम एंड velocity is the displacement per unit time। तो ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। देन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन दे दी। फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी शोन थ्रू ग्राफ। कि भाई ग्राफ, हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा कि भाई यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों दिखा सकते हैं। ठीक है, सॉरी। फिर उसी तरह
The motion of an object moving at a uniform acceleration can be described with the help of these equation। तो ये इक्वेशंस हमने इसकी डेरिवेशन भी देखी और ये भी देखी। ठीक है, अब हम एक बार एक चीज और देखते हैं कि मान लो कि हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है और टाइम, और हमारी क्या चीज हो रही है कि भाई डिस्टेंस कुछ थी। ओके, एक मिनट दोबारा बनाता हूँ। मान के चलते हैं कि मेरे पास एक ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस। अब मान के चलिए कि ये कुछ टाइम टी था, ये कुछ T1 T2 T3 इस तरह चल रहा है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे नहीं, इस डिस्टेंस पे, इसको मान लेते हैं हम डी डिस्टेंस मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, स्मॉल एस। ठीक, एस मान, यहाँ पे T1 मान लेते हैं, ये T2 मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि भी मैंने T1 पे देखा कि भी एक ऑब्जेक्ट S1 पे ही है, ठीक है, और फिर T2 टाइम पे देखा कि वो कहाँ पे है, अभी भी S1 पोजीशन पे ही है। ठीक है, डिस्टेंस वही तो हुआ, यानी जीरो से ओरिजिन से वो S पे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो मेरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो किस पे है, रेस्ट पे। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हमारे पास क्या हो, पैरेलल लाइन, तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, स्टेशनरी। ठीक, ये चीज याद रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और लाइन कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट। ओके, और अगर क्या करती है, मतलब भाई मान लो टी टाइम पे यहाँ पे S1 पे है और T2 पे कहीं S2 पे। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट है तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस चेंज होगा। और वहीं अगर ये क्या हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, यानी कि ऐसे इस टाइप से कुछ हो, तो नॉन यूनिफॉर्म, मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, आई होप आप ये सब समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक नोट्स हो गए ग्राफ के और साथ ही, और वेलोसिटी टाइम के तो आपको बता ही दिए। ठीक, तो आई होप आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ पाए हैं, और कोशिश कीजिए कि इसके जो आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप उसको कंप्लीट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा। अच्छा, अभी रुकिए रुकिए रुकिए, अभी हमारे पास दो चीज़ें और बचती हैं। ये मतलब इसने वैल्यूज डिफाइन कर रखी है कि भाई यू इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है, एंड if an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो पर हाँ, मुझे आपके कमेंट्स चाहिए और आपके लाइक्स भी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, और नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे लिख के बताइए। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी बताइए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए फिर, बाय बाय।